जादुई पेड़ और दरवाजा। घने जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में दो भाई सुखीराम और धनीराम रहते थे। सुखीराम एक मेहनती इंसान था। वो मेहनत और सच्चाई से काम करने में यकीन करता था। लेकिन धनीराम एक आलसी इंसान था। वो खुद भी काम चोरी करता था और अपने भाई को भी काम चोरी करने की सलाह देता रहता। एक दिन दोनों भाई लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल जाते हैं। सुखीराम मेहनत और लगन से अपने काम पर लग जाता है, लेकिन धनीराम एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। सुखीराम को काम करता देख धनीराम उसे कहने लगा, अरे सुखीराम, यार तुम एकदम पागल हो। ऐसे गधे के जैसा मजदूरी करने से कोई कैसे अमीर हो सकता है। मेरी मानो तो तुम्हारी मेहनत और मेरा दिमाग इस्तेमाल करके हम कुछ ही दिनों में अमीर बन सकते हैं। क्या कहते हो? नहीं भाई, आज तुम ये कह रहे हो, कल को अगर धंधा नहीं चला तो तुम उसे छोड़कर नया धंधा शुरू करोगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसा चलता ही रहेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये लकड़ी का ही धंधा करूँगा। ऐसा बोलकर वो जंगल से गांव वापस जाने लगे। थोड़ी देर चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं और लकड़ियां नीचे रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है। अरे कोई सुन रहा है? मुझे पानी चाहिए। कोई मुझे पानी पिला दो भाई। अरे भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, कोई पानी पानी कहकर पुकार रहा है। दोनों भाई इधर उधर खोजने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उनकी नज़र अचानक एक पेड़ में लगे दरवाजे की तरफ जाती है। अरे भाई, इस पेड़ में ये दरवाजा, लगता है यहीं से आवाज आ रही है। हाँ हाँ, चलो चलकर अंदर देखते हैं। दोनों भाई अंदर जाते हैं। देखते हैं कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है। दोनों भाई उसे देखकर दंग रह जाते हैं। तभी सुखीराम उसे कहता है, अरे आप कौन हो और यहाँ इस पेड़ के अंदर क्यों बैठे हो चाचा? अरे क्या बताऊं बेटा, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। दरअसल मैं एक चोर था और चोरी करके सारा माल यहाँ इस पेड़ के अंदर छुपाता था। मेरे अंदर इतना लालच आ गया कि मुझे भूख प्यास लगनी बंद हो गई और मैं सोना रुपया पैसा चुराने लगा। फिर एक दिन मैंने मंदिर से भगवान की सोने की मूर्ति भी चुरा ली। तब से भगवान ने मुझे शाप दिया और इस पेड़ के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया और साथ साथ पानी के लिए आवाज देने लगा। कृपया मुझे पानी पिला दो बेटा। जी चाचा जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर सुखीराम बाहर निकलकर पानी लाने के लिए जाता है। इधर धनीराम सोचता है कि क्यों न मैं कुछ काम करने के बहाने यहाँ से कुछ सोना चुरा लूँ, इस बूढ़े को तो पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर धनीराम कहता है, अरे बूढ़े चाचा जी, ये सामान कितना फैला हुआ है। मैं अभी इसे अच्छी तरह से रखता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसा कहकर धनीराम जानबूझकर सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात को समेटकर एक जगह पर रखने का दिखावा करता है और मौका देखकर कुछ सिक्के और हीरे चुरा लेता है। थोड़ी देर में सुखीराम आता है और बूढ़े चाचा जी को पानी पिलाता है। पानी पीकर वो कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुआ बच्चों। ये लो, ये पौधा लेकर अपने घर में लगा लो। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। दोनों भाई पौधे लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन धनीराम बहुत नाराज रहता है। वो कहता है, साला बूढ़ा घुसट, सोचा उपहार में कुछ हीरे और सोने के सिक्के देगा, लेकिन दिया भी तो क्या, यह पौधा। इसे क्या अपने सर पे लगा लूं? ये ले, रख तू ही। मैं जाकर कुछ सिक्के और हीरे ही चुराता हूँ उस बूढ़े से। ऐसा कहकर धनीराम वापस उस पेड़ के पास जाता है और जोर जोर से उस पेड़ के दरवाजे को खटखटाता है। तभी उस दरवाजे से आवाज आती है, अरे धनीराम, वापस आ गए। मुझे पता था। तुम्हें क्या लगा
तुमने जो काम करने का नाटक करके सोने के सिक्के चुराए, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। अब देखो उन सिक्कों को, वो सोने के नहीं मिट्टी के हो गए हैं। ये तुम्हारे कर्मों की ही सज़ा है। मैंने जो पौधे दिए थे वो सोना देने वाले पौधे थे, जिसका फल आगे मिलने वाला था। अब चले जाओ यहाँ से और दर दर की ठोकरें खाते रहो। ऐसा कहते ही वो दरवाज़ा गायब हो जाता है और बेचारा धनीराम रोते हुए वहाँ से चला जाता है। ऑनेस्ट बस ड्राइवर। उदयगिरी शहर में मुकेश नाम का एक आदमी हीरे का व्यापार कर रहा था। भुवनगिरी शहर में मुकेश का छोटा भाई मुकुल भी हीरे का व्यापार ही कर रहा था। दो भाई अलग शहर में एक ही व्यवसाय में होने के कारण मुकुल ने महेश को फोन किया। भाई, मुझे कुछ हीरे चाहिए, क्या आप उन्हें भुवनगिरी में लाएंगे? मैं कल लेकर आता हूं भाई। अगले दिन मुकेश हीरे को लेकर एक कार में भुवनगिरी को रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद कार बीच में ही खराब हो गया। अरे, क्या बात है? अचानक ये कार क्यों रुक गई? हे भगवान, इसको अभी खराब होना था। हीरे लेकर कार से उतरा और सड़क पे खड़े होकर दूसरा कोई गाड़ी के लिए देख रहा था। देर बाद उसे एक बस आती दिखाई दी और उसने उस बस को रुकाया। बस मुकेश के पास आकर रुकी। ड्राइवर रमेश ने, कहाँ जाना है सर? मुझे भुवनगिरी जाना है। आ जाइए सर, ये बस भुवनगिरी ही जाती है। तब मुकेश बस में बैठा। बस चलती ही गई। थोड़ी देर बाद बस भुवनगिरी पहुंची। मुकेश बस से नीचे उतरते समय हीरे की थैली उसके जेब में से बस में गिर गया। इस पर मुकेश का कोई ध्यान नहीं था और मुकुल के घर पे जाके वो पहुंच गया। उस दिन बस की वो आखिरी यात्रा होने के कारण सब लोग बस में से उतर गए और रमेश भी घर चला गया। मुकुल के घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसके पास हीरे नहीं हैं। अगले दिन रमेश बस की सफाई करते समय उसे एक थैली दिखाई दिया। थैली में हीरे देखकर वो चौंक गया। उसी समय उसका बेटा जो बाहर खेल रहा था, अचानक वो नीचे गिर गया। ये देखकर रमेश उसको अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर उसके बेटे की हालत को देखकर, आपके बेटे को दिल में छेद है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर रमेश को मालूम तो था कि ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ज्यादा आवश्यकता भी थी। तभी रमेश सोच में गिरा, क्यों ना उस हीरे को बेचकर मैं मेरे बेटे का ऑपरेशन करूं। मगर रमेश एक ईमानदार सच्चा आदमी होने के कारण वो डर गया। वो उस हीरे को पुलिस स्टेशन में लेकर गया। एसआई मुकेश को फोन करके हीरे मिलने की खबर दिया और उसे लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए। क्या ये आपके हीरे हैं? हाँ सर, ये मेरे ही हैं। तो मुकेश हीरे की थैली दिया और उसे जांचने के लिए कहा। धन्यवाद सर। धन्यवाद मेरे लिए नहीं है, उस व्यक्ति को बताओ जो तुम्हारे हीरे को लेकर आया है। फिर मुकेश रमेश की ओर देखा। आप वो बस ड्राइवर है ना? हाँ सर, मैं ही हूं। क्या आप जानते हैं कि इस थैली में हीरे हैं? मुझे पता है सर, लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं। क्या सब कुछ ठीक तो है ना सर? हाँ, सब ठीक है सर। मेरा बेटा अस्पताल में है। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जाना चाहूंगा। मुकेश ये जानते हुए कि रमेश का बेटा अस्पताल में है और उसे चिकित्सा के लिए रमेश को एक हीरा दिया। रमेश वो हीरा बेचकर आए पैसों से वो अपने बेटे का ऑपरेशन किया और वो एक बस से कई बसें खरीदने के स्तर पर पहुंच गया। रमेश की ईमानदारी के कारण
न केवल उसके बेटे को ऑपरेशन हुआ, बल्कि उसका अपना व्यापार भी बढ़ गया।